वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2016 का। क्वेश्चन का टाइटल है आबिद लिमिटेड। तो आबिद लिमिटेड यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग इट्स एसेट्स ऑन एन एनुअल बेसिस using the net replacement value method. Following information pertains to AL's buildings. 4 buildings were acquired in same vicinity on 1st January 2012 at a cost of rupees 300 million. The useful life of the buildings on the date of acquisition was 20 years. तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि चारों बिल्डिंग्स जो हैं उनकी कॉस्ट इक्वल है. AL depreciates buildings on a straight line basis over their useful life. The results of revaluation carried out during the last 3 years by Premier Valuation Services, जो एक इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर है, तो उनकी तरफ से 2013, 14 और 15 के स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन हुई है, जिसमें हम पहले नोटिस कर रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ऑन 30 जून 2015 मिड ईयर में वन ऑफ द बिल्डिंग, सिर्फ एक बिल्डिंग आउट ऑफ 4, वाज सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन. तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करना एक नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जिसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी हों फॉर इंक्लूजन इन AL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, यानी हमें 2015 के साथ 2014 भी इंक्लूड करना है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनफैक्ट 2013 और 2012 को भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें. और हम 1 जनवरी 2012 से क्योंकि डाटा अवेलेबल है तो उसको कैरी करके चलेंगे और 2012, 13, 14 और फिर 15 को भी हम अपने डिस्क्लोजर्स में कवर करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर नैरेटिव डिस्क्लोजर्स होंगे वो हम 2015 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाएंगे. तो सबसे पहले 2012 के डाटा पे चलते हैं. तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 300 मिलियन है और 20 ईयर्स की बेसिस पर हमने उसको डेप्रिशिएट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारे पास जो एसेट है वो 300 का है और यूजफुल लाइफ जो है वो 20 ईयर्स है. तो यूजफुल लाइफ का डिस्क्लोजर भी हम दे देंगे और साथ ही हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे. सो 300 डिवाइड बाई 20, 15 की डेप्रिसिएशन बनती है और ये हम बाद में भी जहन में रखेंगे ताकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिक्रीज को भी कंसीडर कर सकें. तो 15 की ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके बाद सिंपली हम 2012 का टोटल कर सकते हैं जिसमें जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है वो 300 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 और नेट कैरिंग अमाउंट 285 हमारे पास आ जाती है. और अब मज़ीद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है. तो क्वेश्चन में अब जो पॉइंट है कि 2013 के स्टार्ट में ही फेयर वैल्यू 323 है. अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पहले रिवैल्यूएशन को कैलकुलेट करके उसका इफेक्ट लेना है और बाद में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है. और जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा. वैसे अगर हम खाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल बना रहे हैं तो उसमें तो हमने रिवैल्यूएशन के अंदर मूवमेंट को नहीं बताना, लेकिन स्टिल हम अपने क्वेश्चन में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे. सो 2013 में देखते हैं. पहले 323 पर हमने रिवैल्यूएशन करनी है और बाद में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले तो बात ये कि हमारा जो एसेट का क्लोजिंग है लास्ट ईयर का वो ही हमारा ओपनिंग बन जाएगा और सेम विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो हमारा ओपनिंग बन जाएगा. नेक्स्ट ईयर 2013 में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे. तो हमें रिवैल्यूड अमाउंट 323 दी हुई है. 285 का एसेट हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट आ रहा है विच शोज के 38 का एसेट पर हमारे पास गेन आ जाता है. अब 38 का एसेट पर गेन आ जाता है, लेकिन स्टेप्स जो हैं हमारे रिवैल्यूएशन को काउंट करने के वो दो होते हैं. एक तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं और फिर एसेट के अंदर गेन और लॉस का इफेक्ट जाता है. तो एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करने की वजह से 15 से कम होगा और गेन की वजह से 38 से बढ़ेगा. तो एसेट में जो नेट टोटल इफेक्ट होगा नेट वो 23 का होगा. तो इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट दोनों में से रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट अगर निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 15 और फिर 38 का गेन रिकॉर्ड करेंगे तो नेट 23. डेप्रिसिएशन हमारे पास अब 19 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ है तो वो 17 की चार्ज होगी. पहले 15 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी तो यहाँ पर ये क्लियर है कि 2 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है. सो इन चीज़ों को काउंट फॉर करते हैं. सबसे पहले
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 15 से जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो एलिमिनेट हो गई। एसेट के अंदर रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन नेट इफेक्ट ले लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 23 का नेट इफेक्ट आएगा, 38 का गेन और 15 से जो एलिमिनेशन हुई उसका नेट 23। फिर डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इस साल की डेप्रिसिएशन हमारी 17 है, तो ये टोटल इम्पैक्ट हमने लेने थे। अब अगर हम एसेट का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 323, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 17, और विच मीन्स के जो नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी वो होगी 306। सो इससे अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब 2014 के स्टार्ट में हमारे एसेट की वैल्यू 252 हो गई है। वंस अगेन हमने रिवैल्यूएशन को पहले अकाउंट फॉर करना है और उसके बाद हमने इम्पैक्ट लेना है डेप्रिसिएशन का। सो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि जी हमारे इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो हमारे पास जो क्लोजिंग एसेट था वो हमारा ओपनिंग एसेट बन गया, और इसी तरह जो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो हमारी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी। ईयर 2014, सबसे पहले अगर हम रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एसेट 306 पर शो हो रहा था और अब वो 252 पर शो होगा, विच मीन्स कि 54 का लॉस हो गया। एसेट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा हमारा वो 54 प्लस 17 टोटल 71 का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट 17 से क्रेडिट होगा, फिर लॉस की वजह से भी एसेट 54 से क्रेडिट होगा, तो टोटल 71 से क्रेडिट होगा। जहां तक बात यह है कि जी हम इसे OCI और प्रॉफिट और लॉस में कितना लेकर जाएंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस गेन 38 का था, जिसमें से 2 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल दें तो 36 का बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, वो OCI में जा सकता है, और बाकी 18 जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होने चाहिए। लेकिन ये हमारी ज़रूरी वर्किंग नहीं है कि हम ये करें। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो रिवाइज्ड वैल्यू पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब 18 ईयर्स है, उस बेसिस पर डेप्रिसिएशन 14 आ रही है। अब क्योंकि लॉस हो गया तो डेप्रिसिएशन का डिक्रीज नजर आ रहा है। पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 थी और अब डेप्रिसिएशन 14 चार्ज हो रही है, तो 1 का डिक्रीज है। लेकिन इन डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, तो 17 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो एसेट की कॉस्ट में जो इम्पैक्ट आएगा वो टोटल 71 का आएगा एज वी डिस्कस्ड, और जो इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो रिकॉर्ड होगी 14 की। अब हम इसके टोटल्स कर सकते हैं, 252 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14 और नेट कैरिंग अमाउंट 238। नेक्स्ट चलते हैं। तो 2015 के स्टार्ट में एसेट जो है वो 272 मिलियन का हो गया है, कुछ वैल्यू में फिर इजाफा हुआ है। और 2015 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन ऑफ द बिल्डिंग 80 मिलियन की सेल हो गई है। तो जो 80 मिलियन की बिल्डिंग सेल हो गई है उसके इम्पैक्ट्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसकी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी होगी, जबकि बाकी एसेट्स की हम पूरे 1 ईयर की डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। सो अब इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहले स्टेप के तौर पर तो जो हमारे पास लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज हैं वो हमारी ओपनिंग वैल्यू बन जाएंगी। इसके बाद हम 2015 में रिवैल्यूएशन का गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एसेट 238 पर शो हो रहा था, 272 का हो गया, तो 34 का गेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। एसेट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 34 माइनस 14 20 का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 14 की डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट क्रेडिट होगा और 34 के गेन की वजह से डेबिट होगा, तो नेट 20 से डेबिट होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं तो टोटल जो 34 का लॉस है हमने प्रीवियस लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ था 18 का, उसमें से 1 का डेप्रिसिएशन डिक्रीज है, तो प्रॉफिट और लॉस में जो रिवर्सल ऑफ लॉस हो सकता है वो 17 का हो सकता है, और बाकी 17 जो है वो OCI में गेन ऑन रिवैल्यूएशन के तौर पे जाने चाहिए, जो कि वहाँ से फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। वंस अगेन ये पॉइंट जो है कि प्रॉफिट और लॉस और OCI में क्या फिगर जाएगी, ये हमारी डिस्क्लोजर्स बनाने के लिए इन दिस क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। अब अगर हम जाते हैं अपने अगले स्टेप पर, तो डेप्रिसिएशन जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, तो 272 के हमारे एसेट्स हैं जो हमने रिवैल्यू किए हैं, और 4 से डिवाइड करें तो एक एसेट 68 का, रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स, और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है वो क्योंकि जून में डिस्पोज ऑफ हुआ है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ₹2 मिलियन बन जाएगी। अब जो बाकी एसेट्स हैं हमारे, तो 272 में से 68 निकाल दें तो डिस्पोज के अलावा जो बाकी एसेट हैं वो 204 के बनते हैं, उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी पूरे 12 मंथ्स की, और वो बनती है 12, और इसका मतलब है कि टोटल डेप्रिसिएशन हमारी 14 बन जाती है। नाउ इन सारे पॉइंट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद एसेट के अंदर नेट इफेक्ट 20 का डेबिट आएगा,
फिर हमारी जो डिस्पोजल है हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं। तो डिस्पोजल हमारा जो है वो हमने कैलकुलेट किया था कि एसेट 68 का है, वो रिकॉर्ड करेंगे। और उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो क्योंकि 2 की है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और 14 की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद हम सिंपली टोटल्स कर लेंगे, तो हमारे पास एसेट 204, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12 और 192 की नेट कैरिंग अमाउंट शो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन के मेन मूवमेंट थी या कैलकुलेशंस थी वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो हम अब इसमें इसको थोड़ा सा क्लीन अप करके उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मजीद हमें क्या डिस्क्लोजर रिफ्लेक्ट करने होंगे। तो एक डिस्क्लोजर तो हमें बताना होता है जिसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन और क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से हमने रिवैल्यूएशन करवाई थी, ये दो बातें हमने बतानी होती हैं। तो उसको सबसे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन हमने बता दी कि द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय मैथर्स प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज, जो कि एक इंडिपेंडेंट फर्म है। रिवैल्यूएशंस एनुअली परफॉर्म होती हैं, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर में चाहिए थी वो दे दी। फिर एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है आई 16 की कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में कि अगर आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो आपने उसकी वो अमाउंट बतानी है कि अगर वो रिवैल्यू ना हुआ होता, यानी अगर उस पर कॉस्ट मॉडल अप्लाई हो रहा होता तो फिर वो किस वैल्यू पर शो हो रहा होता। तो हमने 2015 और 14, क्योंकि हम 15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और 14 हमारा कंपैरेटिव पीरियड होगा उसके लिए, तो इसको हम कवर करेंगे। तो कॉस्ट मॉडल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट 300 थी, अब क्योंकि 4 में से 3 बिल्डिंग्स रह गई हैं तो 3/4 कर लें तो 225 की कॉस्ट आ जाएगी। तो 2015 के एंड पर हमारे पास कॉस्ट 225 और 2014 के एंड पर क्योंकि चारों बिल्डिंग्स थी तो 300 थी। नेक्स्ट हमने इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो जाहिर बात है कि जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज हो रही होती ओवर 20 ईयर्स के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो 300 की बेस पर तो 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 45 बन जाती है, और बाकी जो 225 की बेस पर भी अगर आप 4 साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये 2014 तक अगर आप ले रहे हैं तो 3 साल हुए हैं और 2015 तक ले रहे हैं तो फिर 4 साल हुए हैं। तो ये डिफरेंस है, इस बेसिस पर 45 और 45 आ रही है। लेकिन ये याद रखना है कि ये 3 एसेट्स की डेप्रिसिएशन है और ये 4 एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज 180 एंड 255 फॉर द लास्ट ईयर। तो ये तो हमारे वो डिस्क्लोजर्स हैं जो IS16 की रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने यहाँ पर पूरा किया। मजीद डिस्क्लोजर जो कुछ रिक्वायरमेंट बाज़-औक़ात कंपनीज एक्ट की होती है तो वो भी हम इसके अंदर एक मेंशन कर देते हैं, ऑल्दो वो IS16 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट ये होती है कि जब आपने कोई ऐसे डिस्पोज ऑफ किए होते हैं तो आप उनकी डिटेल्स को बताते हैं, जिसमें से आपने बताना होता है कि नेचर ऑफ एसेट क्या थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट क्या थी 68 मिलियन इन दिस क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी 2 मिलियन, कैरिंग अमाउंट 66 मिलियन, इन दोनों को नेट करके, और आपने उसको डिस्पोज ऑफ कितने का किया, सेल प्रोसीड्स क्या थी। ऑब्वियसली इसकी बेस पर गेन कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। मोड ऑफ डिस्पोजल क्या था, जैसे टेंडर से किए थे या ओपन मार्केट में किए थे किस तरीके से, और पर्टिकुलर्स ऑफ बायर्स क्या थे कि किसको सेल किया है, क्या वो कोई कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह के पर्टिकुलर्स देने होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उनको हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो जो रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने डिस्क्लोजर नोट कंप्लीट कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।